हेलो, नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं श्रद्धा मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ ना। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन छत्तीसगढ़। ये जो हिस्ट्री टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, न सिर्फ सीजीपीएससी, व्यापम या कोई भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति विरासत को जानने का सुंदर माध्यम भी है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की जानकारी पूर्ण यात्रा छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो चलिए आज हम स्पेशली फोकस करेंगे सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम पर, है ना। सीजीपीएससी एपी के एग्ज़ाम में आप सभी जानते होंगे कि दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो छत्तीसगढ़ का होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो बेसिक अपना सब्जेक्ट का होता है। कोई भी सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप कोई भी सब्जेक्ट वाले हों, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट का हम सिलेबस यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले भाग 1 में है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में सबसे पहला जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये छत्तीसगढ़ का इतिहास वेरी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं और हम इस छत्तीसगढ़ के इतिहास को ऐसे डील करेंगे जैसे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए हम आसानी से बना पाएँ, है ना। फिर हम आगे चल के देखते हैं इसी में स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। सेकंड है छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसको हम बाद में डील करेंगे। जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये भी क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल ही जाएगा। बोली, तीज, त्योहार। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और ये पंचायती राज, ये भी क्या है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर उसके बाद में है छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, समसामयिकी घटनाएं। तो ये सब जो होने वाला है हमारा छत्तीसगढ़ का सिलेबस होने वाला है ना। और इन सभी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, प्रशासनिक ढांचा है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा है, ये सभी क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम इजी तरीके से डील करेंगे। शॉर्टकट मेथड से हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। मैं जितना हो सके आपको ट्रिक्स बताऊंगी। हम पहले स्टोरी जानेंगे कि एक्चुअली में छत्तीसगढ़ क्यों बना, कैसे बना, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये सब पहले से देखेंगे। फिर उसके बाद में इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है जनरल इंट्रोडक्शन, है ना। जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें हम देखेंगे प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में, प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो दिखता कैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैप के अगर बाउंड्री को हम देखें तो पूरे बाउंड्री को कवर करने के साथ ही ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है वो कैसा दिखता है, हमारा छत्तीसगढ़ दिखता है सी हॉर्स के जैसे। सी हॉर्स, है ना। तो सी हॉर्स किसे कहते हैं, समुद्री घोड़ा। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ का जो शेप है वो किसके जैसा है, वो किसके जैसा है, समुद्री घोड़े के जैसा है, ठीक है। अब आप सभी जानते होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। तो इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक नज़र में देख लेते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर हैं ये भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा छत्तीसगढ़। ये देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तो ऊपर में क्या है, ये वाला एरिया देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट से मध्य प्रदेश, नीचे जाएंगे इधर महाराष्ट्र, उड़ीसा, साउथ में हम देखते हैं
आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक चीज नहीं दिया है, तेलंगाना भी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? तेलंगाना। तेलंगाना आएगा, ये ऐसे लिख लिए। तो ऐसे करके हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो कितने स्टेट से लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो कितने स्टेट से लगा हुआ है? 7। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है कितने स्टेट से लगा हुआ है? 7 स्टेट से लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम सीजी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि एक्चुअली में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें कितने संभाग होते हैं। आप सभी को पता होगा कितने संभाग हैं, क्या है, लेकिन फिर भी हम जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम बता देते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले नॉर्थ की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, तो ये क्या है यहाँ पर? ये देखिए, ये बॉर्डर है। ये अगर मैं ऐसे कट करूं तो ये ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, अब ये हो गया हमारा सरगुजा संभाग। ये ऊपर का जो पोर्शन है ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये कौन सा है? सरगुजा संभाग में है, सरगुजा डिवीजन में आएगा। ठीक, फिर हम ये नीचे की तरफ जाते हैं, सरगुजा से जस्ट नीचे आएंगे, ये बिलासपुर, मुंगेली, ये जो मुंगेली वाला बिलासपुर वाला ये वाला एरिया है ये हमारा कहलाएगा बिलासपुर संभाग या बिलासपुर डिवीजन। ठीक है, अब वहीं हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये यहाँ पर ऐसे देखिए, ये अब हम इसको बीच से डिवाइड कर देंगे ये। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा होता है रायपुर संभाग, रायपुर डिवीजन। और ये लेफ्ट साइड में जाएंगे वेस्ट की तरफ में तो ये है हमारा दुर्ग। ठीक, अब और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हो गया हमारा पूरा साउथ, क्या है? बस्तर संभाग या बस्तर डिवीजन, इंग्लिश में बोलेंगे तो बस्तर डिवीजन रायपुर। तो यहाँ पर देखिए कितने डिवीजन है? सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, ये 5 डिवीजन हो गए हैं। आप सभी को याद रखना है कौन से जगह में कहाँ कहाँ कौन से डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सरगुजा, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट को हम देखेंगे। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, सरगुजा डिवीजन में क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, ये है हमारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6। तो सरगुजा में, सरगुजा डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, ये है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सरगुजा। तो सरगुजा में हमने क्या क्या देखा? सरगुजा में हम क्या देख रहे हैं? सरगुजा में हमने देखा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। ठीक, देखिए वैसे ही हम बिलासपुर डिवीजन की तरफ चलते हैं। कौन सा है बिलासपुर डिवीजन? ये है बिलासपुर डिवीजन, है ना, ये वाला बिलासपुर डिवीजन है। तो बिलासपुर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? गौरेला, पिंडरा, मरवाही, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और मुंगेली। कितने हैं? गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, है ना। ये हमारा लाइन यहाँ पर गलत हो गया है, ये आपका आएगा यहाँ पर सारंगढ़, बिलाईगढ़ भी। क्या आएगा? सारंगढ़, बिलाईगढ़ भी बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बिलासपुर में कितने हैं। बिलासपुर में है टोटल 8। कितने हैं? 8। सरगुजा में कितने थे? सरगुजा में कितने थे? सरगुजा में है 6। सरगुजा डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6। बिलासपुर डिवीजन में कितने हैं? 8। चलिए अब देखते हैं हम रायपुर डिवीजन। रायपुर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, कौन कौन से जिला आएगा? बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। तो रायपुर में कितने हैं? टोटल 5 हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट है रायपुर में। ये सब आपको लर्न करते हुए चलना है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक हम ओवरव्यू देख रहे हैं। फिर उसके बाद में दुर्ग संभाग है।
दुर्ग संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, दुर्ग, बालोद। कितने हैं दुर्ग में? दुर्ग में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? दुर्ग में है 7। ठीक है, याद रखिए। सरगुजा में कितने हैं? 6 हैं। सरगुजा में कितने हैं? 6 हैं। बिलासपुर में 8, दुर्ग में 7, रायपुर में 5। अब लास्ट हम देखते हैं बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बस्तर संभाग में हम देखेंगे कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। ठीक है, तो बस्तर में हम कितने देखेंगे डिस्ट्रिक्ट? तो बस्तर में है 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट है ना बस्तर में। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कौन से संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो क्या आंसर देंगे आप ना? क्या आप इजीली आंसर कर सकते हैं? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कौन से संभाग में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप बता पाएंगे कौन से संभाग में है? बिलासपुर। ठीक है, कौन से संभाग में है? बिलासपुर। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। अब हम आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब मैं कुछ किसी लोकेशन के बारे में बताऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से संभाग में है, कौन से डिवीजन में है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन या एंशियंट हिस्ट्री, है ना। तो एंशियंट हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं आप सभी लोगों के लिए। तो कुछ लोग वर्किंग होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो यूट्यूब का वीडियो है वो नोट्स के फॉर्म में बना के रखा है, ताकि आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े, आपका ये हेल्पफुल हो जाए, है ना। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, किसी भी एरिया का हमको प्राचीन इतिहास अगर जानना है, सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री जानना है, तो हम कौन कौन से सोर्सेस को देखते हुए उसके हिस्ट्री को जान सकते हैं। कौन कौन से सोर्सेस हैं? ऐसे सोर्सेस जो है, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातत्विक। दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस, हिंदी में बोलते हैं साहित्य। थर्ड है, यहाँ पर 2 लिखा गया है, ये आना चाहिए थर्ड, है ना। ये है आपका थर्ड, ये थर्ड। तो थर्ड है ओरल। ओरल कौन से फॉर्म में रहेगा? गाथा, महाकाव्य, गीत। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का क्या मतलब होता है? किसी भी जगह का हम अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये भी इंस्क्रिप्शंस क्या है? कहीं भी लेख लिखे हुए हैं पुराने ज़माने में, जैसे केव्स हैं, यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं। फिर कॉइन्स है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है तो जब उन लोग खुदाई करते हैं तो वहाँ से कॉइन्स मिलते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि इसका क्या इतिहास हो सकता है। मटेरियल रिमेन्स, स्थापत्य की वो चीज़ कैसे बनी है, कौन सी चीज़ों से बनी है, कितने साल पुरानी है, उससे हम देख सकते हैं, और एक शिल्प से देख सकते हैं। ये होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा हम देखते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का क्या मतलब होता है कि रिटर्न फॉर्म में कोई कुछ लिखा हो, है ना। रिटर्न फॉर्म में साहित्य बोलते हैं, लिटरेचर। तो ये लिटरेचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडियन लिटरेचर होता है और दूसरा है फॉरेन लिटरेचर, है ना। इंडियन लिटरेचर अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है क्या? रिलीजियस, है ना। हमको जो हमारा जो सोर्स है हिस्ट्री का, वो हमको कैसे, वेद पुराण यहीं से तो मिलता है। दूसरा है नॉन रिलीजियस, ये इंडियन के अंदर में ही आता है, एक रिलीजियस, नॉन रिलीजियस। तो रिलीजियस में हम रिलीजन के तौर पे देखें तो हिंदू लिटरेचर है, बुद्धिस्ट है जो बौद्ध लोगों का है, तीसरा है जैन लिटरेचर, जो जैन के टेक्स्ट से, बुक से ये सब हमको पता चलता है। जैसे कि हिंदू लिटरेचर की अगर हम बात करें, है ना, तो हिंदू लिटरेचर में हमको वेदों पुराणों से मिलता है। तो वैदिक एज, आप सभी ने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वैदिक एज क्या है, ठीक है। तो वेदों से हमको पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में, एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत। ये क्वेश्चन में आया गया है कि 2 टाइप के एपिक्स कौन कौन से हैं, तो कौन सा है? एक रामायण है और एक महाभारत है। फिर बुद्धिस्ट, अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है कौन सा? त्रिपिटका।
ये भी व्यापम के कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि त्रिपिटक किसका है, बौद्ध का है कि जैन का है करके। तो बुद्ध लिटरेचर में हमको त्रिपिटक से पता चलता है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो कैसा है, क्या है, ठीक। फिर है हमारा जैन लिटरेचर, तो ऐसी है, जैन का भी है। जैन का क्या है, जैन का है अगम, ये सब वगैरह है, ठीक है। फिर नॉन रिलीजियस में अगर हम देखें तो आता है एक ग्रामेटिकल और दूसरा है लॉ बुक्स। तो ग्रामेटिकल में जैसे आपने पढ़ा होगा पाणिनि के बारे में, है ना, काव्य रचना लिखते हैं, व्याकरण, पाणिनि काव्य रचना लिखते हैं और क्या करते हैं, इन्होंने ग्रामर लिखा है, व्याकरण, है ना, आप सभी को पता ही होगा व्याकरण है, इसको किसने लिखा है, पाणिनि, है ना। तो ऐसे ग्रामेटिकल सोर्सेज से भी हमको हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। लॉ बुक्स है, ठीक। ऐसे ही है कि देखो कुछ लोग हैं कि जो इंडिया में आए हैं, उन्होंने यहाँ अपने घूमने फिरने के लिए मस्त आए और यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के एनवायरनमेंट को देखा, यहाँ के बाउंड्रीज़ को देखा कि कौन सा एरिया में कितना क्या कैसा है। फिर उन्होंने अपने बुक्स के बारे में लिखा, बुक्स में लिखा, है ना, कि ये क्या करते थे, पहले ज़माने में तो ऐसे फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, मोबाइल फ़ोन जैसे हम आज यूज़ करते हैं, कहीं भी टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्फी लेते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं। आजकल तो लोग ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, ताकि वो एक मेमोरी के जैसे हमारे पास रहे कि हम यहाँ गए थे तो हमने ये चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, इमारतें देखी, कोई भी आप यूनिक चीज़ें देख रहे हो तो उसका वीडियो बनाया जाता है। वैसे ही उस ज़माने में ये लोग क्या करते थे, हाथ में बुक्स लेके जाते थे, है ना, क्या लेके जाते थे, बुक्स लेके जाते थे। तो ये जो क्या करते थे, कुछ भी चीज़ नहीं देखते थे, कुछ यूनिक बातें उस जगह के बारे में देखते थे, है ना। जैसे मान लो कुछ फॉरेनर्स आए छत्तीसगढ़ में, जैसे कि ग्रीक आ गया, टॉलमी है, रोमन में हो गया, प्लिनी है, ये सब कौन है, ग्रीक है, रोमन है। चाइनीज़ में सबसे फेमस है हमारा हेनसुआंग, सबसे फेमस है हेनसुआंग। तो ये लोग क्या करते थे कि अपने हाथ में बुक्स और पेन पेंसिल जो भी है वो लेके आते थे साथ में, है ना। तो जो भी चीज़ यूनिक चीज़ है ये देखते थे, यूनिक चीज़ देखने के साथ ही ये अपने कॉपी में लिखते थे कि आज हम यहाँ इस एरिया में गए और हाँ आज हमने ये ऐसा ऐसा देखा, ये राजा है तो उन्होंने ये किया वो किया, ये इसके लैंड बॉर्डर्स ऐसे हैं, उनकी सेना ऐसी है, ऐसे करके डिटेल्स, इनको जो न्यू चीज़ें लगती थी ये अपने बुक्स में लिखते थे। तो ये क्या है, हमारे रिटर्न सोर्सेस है, बट क्या है, ये नॉन रिलीजियस है, रिलीजियस के बेसिस पे नहीं रहता था, धर्म ग्रंथ नहीं होते थे, ये अपने टूरिज़्म के ऊपर लिखते थे कि जो जहाँ जैसे इन्होंने घूमने फिरने गए वहाँ उस एरिया के बारे में इन्होंने लिख दिया। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो कैसा रहा होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमको पता चलेगा। अभी हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे चल के डिटेल्स सभी का पढ़ेंगे। ये हम बस ये देख रहे हैं कि सोर्सेज हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज समझ में आ गया, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है, ग्रामेटिकल और लॉ बुक्स है। लॉ बुक्स और फॉरेनर्स के आने से हमको कैसे कहाँ क्या पता चलता है, वो उनकी बुक्स में रिटर्न है, इसलिए हम अपना छत्तीसगढ़ के बारे में जान सकते हैं। अब थर्ड आता है क्या, ओरल क्या है, इसमें कोई भी रिटर्न एविडेंसेस नहीं है। जैसे कि यहाँ फॉरेनर्स ने बुक्स में अपने वर्णन, जो भी यात्रा उन्होंने किया उसके बारे में लिखा है, वैसे ओरल में नहीं होता। ओरल में क्या होता है, दादी नानी की कहानियाँ जो हम बचपन से सुनते आते हैं। जब हम गाँव जाते थे तो हमारी दादी है, नानी है, वो हमको कुछ स्टोरी सुनाती थी, है ना। तो वैसे ही स्टोरी और सॉन्ग के फॉर्म में क्या होता है, गाथा होता है, महाकाव्य होता है, गीत होता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है, ओरली है, ओरली हम जो सुनते हैं वो क्या है, गाथा महाकाव्य है, गाथा महाकाव्य है, ठीक है। तो ये है ओरल फॉर्म में, 3 फॉर्म हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है
छत्तीसगढ़, अभी हम क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ है ये पहले से छत्तीसगढ़ नहीं बोला जाता था। हम इसको क्या किस नाम से जानते थे, दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। किससे, दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। किसी भी रिटर्न सोर्सेस में कहीं पर भी आपको छत्तीसगढ़ का नाम नहीं देखने को मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा कौन सा, दक्षिण कोसल। अब देखते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका नाम दक्षिण कोसल कैसे पड़ा। ठीक है, तो भारत के अत्यंत प्राचीन ग्रंथ में कौन सा है प्राचीन ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण। कौन सा है ये, वाल्मीकि रामायण, ये वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार कितने कौशल थे, 2 कौशल थे। कितने कौशल थे, 2 कौशल थे। देखिए ऐसा बोला जाता था कि ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, एट प्रेजेंट जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है ना, ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है पहले क्या था, पूरा कोसल प्रदेश था। चलिए मैं एक रफ बनाती हूँ। छत्तीसगढ़, ये है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा छत्तीसगढ़ था, ये जो छत्तीसगढ़ था इसको हम पूरा कहते थे कोसल, है ना। इस और भी ऊपर नर्मदा नदी के बॉर्डर तक के और नीचे पूरा था, लेकिन फिर भी हम इसको बेसिक लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कौन सा था, कोसल का एरिया था, इसको पूरा कोसल बोलते थे। तो ये कोसल इतना बड़ा था जिसको रूल करना इतना आसान नहीं था, है ना। तो इस कोसल को रूल करने के लिए, है ना, 7 खंडों में, ये 7 खंडों में विभाजित किया गया था, इसको डिवाइड किया गया था, समझो 7 खंडों में डिवाइड किया गया था इसको रूल करने के लिए। तो अलग अलग इसके नाम थे, कौन कौन सा था, मैकल कौशल, क्रांति कौशल, चेदी कौशल, दक्षिण कौशल, काशी पूर्व कौशल और हमारा है कलिंग कौशल। कलिंग, उड़ीसा साइड वाला कलिंग, है ना। तो ये सब तो हमने देखा। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस दक्षिण कौशल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कौशल को तो 7 खंडों, ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया दक्षिण कौशल, और ये कौशल प्रदेश को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। तो ये 7 खंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये है आपको वायु पुराण में। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ लिया कोई भी एग्ज़ाम में, है ना, कि कौशल को 7 खंड में कौन से पुराण में विभाजित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए वायु पुराण में। हम इस लेक्चर में थोड़ा सा इसका एपी के तैयारी में जो छत्तीसगढ़ के बारे में है थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। तो आजकल जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पैटर्न हो गए हैं वो थोड़ा सा डिटेल आता है, तो हम जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैम ये क्या क्या बता रही हैं, और हम जो पढ़ेंगे पूरा ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ेंगे, और ऑथेंटिक बुक से पढ़ने का बहुत ही फ़ायदा होता है। ठीक है, इसको भी हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो चले, तो कौशल इतना बड़ा प्रदेश था कि इसको 7 खंडों में इसको रूल करने के लिए 7 पार्ट्स में 7 खंड में डिवाइड करना पड़ गया। इसके नेम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दक्षिण कौशल। तो ये दक्षिण कौशल जो है इसका नामकरण वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में ये जो कौशल प्रदेश है ना, अभी हमने क्या देखा, कौशल को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। किसमें, वायु पुराण में ऐसा दिया गया है। किसमें दिया गया है, वायु पुराण में दिया गया है ना। तो लेकिन जब हम वाल्मीकि का रामायण में पढ़ते हैं, तो जो कौशल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 कौशल है। कौन कौन से 2 कौशल हैं, एक होगा आपका उत्तर कौशल और दूसरा होगा दक्षिण कौशल। ठीक है, महाजनपद सरयू तट पर जो एरिया था, कौन सा था, महाजनपद और सरयू तट पर जो एरिया था उसको इन्होंने बोल दिया उत्तर कौशल। और इसके जो राजा थे कौन थे, राजा महाराज दशरथ। आप सभी को पता होगा राजा दशरथ कौन है, श्री राम जी के पिताश्री हैं। ठीक, ये उत्तर कौशल के राजा कौन थे, महाराजा दशरथ थे। फिर दक्षिण कौशल कौन से एरिया को कहा जाता था, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में था। ये विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके दक्षिण एरिया में जो एरिया है ना, जो हिस्सा है, इसको बोला गया कौन सा, दक्षिण कौशल। और इस दक्षिण कौशल में ये पुराणों में दक्षिण कौशल की वंशावली भी लिखी गई है कि कौन कौन से राजा ने यहाँ पर रूल किया, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो पुराणों में तो दक्षिण कोसल के बारे में उनकी पूरी वंशावली आपको मिलती है। ठीक, तो उत्तर कोसल के राजा कौन थे? महाराज दशरथ। दक्षिण कोसल जो विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में था, वो वहाँ के राजा कौन थे? कोसल राजा। देखो, कोसल के राजा, अभी हमने देखा ये वाला कोसल है ना, तो कोसल के राजा कौन थे? राजा भानुमंत थे। ठीक, कौन थे? राजा भानुमंत। और इन्हीं राजा भानुमंत की पुत्री का नाम क्या था? राजकुमारी कौशल्या। आप सभी को पता होगा ये राजकुमारी कौशल्या कौन है। इनके नाम से अभी चंदखुरी में मंदिर भी बनाया गया है, कौशल्या माता मंदिर। कहाँ पर है? चंदखुरी में। चंदखुरी कहाँ है? रायपुर में, है ना। तो चंदखुरी में है। अब देखिए, राजा, ऐसा बोला जाता था कि जो राजा भानुमंत है, बिलासपुर एरिया में, जब हम बिलासपुर जाते हैं तो बिलासपुर एरिया में कोसला नामक एक गांव है। कौन सा गांव है? कोसला नामक गांव है। इसी को बोला जाता था कि उस जमाने का क्या है? कोसल प्रदेश है। तो इसी कोसला गांव के राजा कौन थे? राजा भानुमंत। और इनकी इकलौती पुत्री थी, एक ही बेटी थी। कौन? माता कौशल्या। तो माता कौशल्या का विवाह किसके साथ हुआ? दशरथ के साथ हुआ, राजा दशरथ के साथ हुआ। तो राजा दशरथ के साथ, रामायण के अनुसार है ना, जब हम पढ़ते हैं तो ये राजा दशरथ के साथ कौशल्या का विवाह होने के बाद में, अब इनकी तो कोई, राजा भानुमंत की तो इकलौती पुत्री थी, इसलिए जो दक्षिण कोशल का पूरा राज्य है वो किसको मिल गया? राजा दशरथ को मिल गया। ठीक है, फिर आगे चल के आपको पता है लव और कुश, अब राम जी हुए, राम जी और सीता जी से फिर कौन आए? लव और कुश आए। तो उत्तर कोशल का मिल गया राजपाट लव को, और दक्षिण कोशल का मिल गया कुश को। ठीक, तो इसलिए इसको कुश स्थली भी कहते हैं। तो ये है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। वायु पुराण में देखा जाएगा कि कोसल के कितने खंड हैं? 7 खंड है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखेंगे तो कितने खंड हैं? 2 कोसल हैं, उत्तर कोशल, दक्षिण कोशल। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा बेसिक सा। ठीक है, ये है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए महाभारत के अनुसार ये तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर? चेदी, है ना। तो ये भी एक कोसल था। ये देखो, अभी हमने दक्षिण कोशल के बारे में पढ़ा, अब ये क्या है? चेदी। तो ये चेदी वर्ड जो है ये महाभारत में आपको देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू महाभारत, चेदी नरेश, चेदी के राजा कौन थे? शिशुपाल का वर्णन मिलता है। ये शिशुपाल वही शिशुपाल हैं जिनका वध श्री कृष्ण के द्वारा हुआ था। तो चेदी नरेश, ये जो चेदी देश के राजा थे, कौन? बभ्रवाहन। ये आपको महाभारत में देखने को मिलेगा। राजा बभ्रवाहन ये पांडव वंशी अर्जुन के पुत्र थे। कौन थे? अर्जुन के पुत्र थे। और इनकी राजधानी कौन थी? चित्रांगदपुर हमारा जो सिरपुर है, प्यारा सिरपुर है, उसका पुराना नाम है चित्रांगदपुर। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ठीक, तो महाभारत के अनुसार हम कौन सा कोशल देखते हैं? चेदी कोशल, चेदी देश देखते हैं। ठीक है, तो चेदी देश का राजा था बभ्रुवाहन। ये पांडव वंशी अर्जुन के पुत्र थे और इनकी राजधानी थी चित्रांगदपुर, जो कि आज के डेट में हम सिरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब कोसल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। अभी हमने छत्तीसगढ़ के बारे में देखा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कैसा दिखता है ना। लेकिन पुराने ज़माने में उस टाइम जो लोग थे उन्होंने कोसल प्रदेश की स्थिति कैसा बताया है कि उसके कितने बाउंड्रीज हैं, ये कहाँ पर एग्जैक्ट इसका लोकेशन है, उसको कैसा बताया है। ठीक, अब कैसे बताए हैं? तो सबसे पहले हम हेनसोंग के बारे में देखते हैं। सबसे फेमस है, इनको लिखने में बहुत अच्छा लगता था कि जहाँ देखो वहाँ डायरी पकड़ के चलते थे, छोटी सी छोटी चीज़ें ये लिखते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने लैंग्वेज में इस कोसल प्रदेश को, जो ये कोसल जब ये आए थे तब इस एरिया को क्या कहा जाता था? कोसल कहते थे। तो इस कोसल को इन्होंने बोल दिया कियासलो मतलब छत्तीसगढ़ को इन्होंने क्या बोला? कियासलो। अपने बुक में कियासलो नाम से इन्होंने छत्तीसगढ़ को लिखा है। हेनसोंग जी क्या कहते हैं कि कलिंग मतलब आज के डेट का है उड़ीसा, है ना।
कलिंग के नॉर्थ में है अमरकंटक, ये देखिए नॉर्थ में है अमरकंटक, और इसके बीच में क्या है, कोसल प्रदेश, ये देखिए कोसल। हिंदसांग 619 में जब आए थे तब उन्होंने इसके बारे में लिखा था। ठीक है, ये पैदल यात्री थे, पैदल पैदल चल के आए थे, और इन्होंने बोला कि इसके पृष्ठभाग में छत्तीसगढ़ के कोसल के पृष्ठभाग में क्या है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, संबलपुर, ये सब आते हैं, है ना। और नर्मदा नदी के उद्गम स्थान कौन सा है, अमरकंटक। अमरकंटक भी इसके उत्तर में देखने को मिलेगा। पश्चिम में आपको दुर्ग देखने को मिलेगा, इस साइड दुर्ग देखने को मिलेगा, और बाकी जो जिला है वो रायपुर जिला में सीमित है, ऐसा उन्होंने लिखा था। ठीक है, कलिंग बोल दिया मतलब कालाहांडी उड़ीसा के साइड का बात कर रहे हैं ये। ठीक, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में ये लोकेशन दिया था। फिर नेक्स्ट जब हम देखते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ये पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी क्या कह रहे हैं कि दक्षिण कोसल की जो सीमा है ना, दक्षिण कोसल की जो सीमा है, ये क्या बोल रहे हैं कि उत्तर में गंगा है, नॉर्थ साइड में गंगा है, दक्षिण में गोदावरी है, पश्चिम में क्या है, उज्जैन है, हमारा महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन, वो वाला उज्जैन है, और ईस्ट में जो है, पूर्व में क्या है, पाली उड़ीसा है, पूर्वी समुद्री तटवर्ती पाली है। ये कौन से जिला में आता है, बालासोर में, ये है बालासोर। ठीक है, तो बालासोर। अब ये जो हम बोलते हैं कि पश्चिम में उज्जैन है करके, है ना, ये महाभारत के वन पर्व में भी उल्लेखित है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो इसके वन पर्व में भी ऐसा लिखा गया है कि दक्षिण कोसल के पश्चिम में क्या है, उज्जैन, है ना, उज्जैन को दक्षिण कोसल से पश्चिम में बताने वाला महाभारत के किस में है, वन पर्व में है इसका लोकेशन, तो याद रखेंगे। और ये हमको बताया है पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने। एक तो हमको मिल गया हिंदसांग के कारण, दूसरा मिल गया लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार। अब थर्ड हम देखते हैं कनिंघम के अनुसार। अब कनिंघम जी क्या कह रहे हैं, कनिंघम जी क्या कह रहे हैं कि दक्षिण कोसल के उत्तर में उज्जैन है बोल रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, वेस्ट में देखा है ना, पश्चिम में। ये कह रहे हैं कि दक्षिण कोसल जो के नॉर्थ में है वो उज्जैन है, वेस्ट में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश इसके साउथ में है, और पूर्व में ईस्ट में क्या है, उड़ीसा है। ये कनिंघम के अनुसार था। ठीक है, किसके अनुसार था, कनिंघम के अनुसार था। फिर नेक्स्ट है प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार। प्रोफेसर हीरालाल क्या कह रहे हैं, दक्षिण को, इन्होंने सिर्फ दो लोकेशन बताया है, नॉर्थ और साउथ नहीं बताया है, इन्होंने दो लोकेशन बताया है कि प्रोफेसर हीरालाल कहते हैं दक्षिण कोसल के पश्चिम में बरार है जो महाराष्ट्र एरिया, विदर्भ एरिया वाला है, और जो ईस्ट साइड है, पूर्व साइड है, वो कौन सा एरिया है, हमारा संबलपुर एरिया है। कौन सा है, संबलपुर। तो ये चार लोकेशन हमने देखा, कोसल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार, कौन किसके इस कोसल के बारे में क्या क्या कह रहा है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का कोसल नामकरण। छत्तीसगढ़ का कोसल नामकरण कैसे हो। सबसे पहले क्या नाम था, कोसल था। यहाँ देखिए कॉर्नर में सबसे पहले क्या नाम था, कोसल था। कोसल से फिर बन गया दक्षिण कोसल, फिर महाकोसल, उसके बाद आ गया हमारा कौन सा प्यारा छत्तीसगढ़। ये ऐसे नामकरण का सीरीज है। तो हम देखते हैं कि इसका नामकरण कौन क्या क्या कैसे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले महाकवि कालिदास जब ये अपनी रचना कर रहे थे किसकी, रघुवंशम की, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है, बताया है कि कोसल देश की राजकुमारी कौन थी, माता कौशल्या। जो अभी हमने आपको स्टोरी बताया है सेम वही है कि कोसल देश की रानी कौन थी, राजकुमारी कौशल्या थी। ये रघुवंशम में मेंशन है। फिर डॉक्टर कनिंघम क्या कहते हैं, इसको महाकौशल नाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, महाकौशल। चेदी राजाओं के राज्य कौन सा था, चेदी राजाओं के राज्य छत्तीसगढ़। कनिंघम जी कह रहे हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ था पहले कौन से नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ के नाम से जानते थे इसको। कौन से नाम से, छत्तीसगढ़ के नाम से। और ऐसा बोलचाल में चेंज होते होते छत्तीसगढ़ से क्या बन गया, हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक,
फिर राय बहादुर हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल जी क्या कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ था वो महाजनपद काल में कौन से हिस्से में था, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अभी हमने कौशल देखा, ठीक है, तो ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, इसलिए चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने के कारण इसका नाम क्या हो गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया, ये ऐसा कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉलमी। टॉलमी क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम है क्या है ये भैया, अधिष्ठी है। क्या है, अधिष्ठी। ये जो अधिष्ठी नेम है ये कैसे पड़ा, बोला जाता था कि ये जो दक्षिण कौशल है, ये जो दक्षिण कौशल है, दक्षिण कौशल के दक्षिण में, साउथ में क्या है, अधिष्ठान पर्वत है। क्या है, अधिष्ठान पर्वत। इसी अधिष्ठान पर्वत के कारण क्या बन गया, इसका नेम अधिष्ठी बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जेडी वेगलर के अनुसार। जेडी वेगलर के अनुसार में क्या बोल रहे थे कि एक राजा था, उस राजा का क्या नाम था, जरासंघ नाम था। ये जरासंघ बोलते हैं कि ये बहुत ही क्रूर राजा था, लोगों की हत्या करता था, बहुत ही लोगों को परेशान करता था। तो इसी के डर के कारण 36 परिवार, 36 घर क्या के दक्षिण की ओर आकर बस गए। किसके तरफ, दक्षिण की ओर। अभी कोई जगह में रहते थे, है ना, तो दक्षिण की ओर आके बस गए। और ये दक्षिण की ओर कितने घर बसे, 36 घर बसे। 36 घर के कारण ये बन गया हमारा छत्तीसगढ़, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक। नेक्स्ट, हैबिट और चिस्म के अनुसार। ये हैबिट और चिस्म क्या बोलते हैं कि कल्याण साय के समय, कल्याण साय का कौन था, जमाबंदी प्रथा था, है ना, कल्याण साय का जमाबंदी प्रथा था। तो कल्याण साय ने क्या किया था, 36 किला बनवाया था, ठीक है। कितने किले बनवाए थे, 36 किला बनवाया था। शिवनाथ नदी बह रही है, ये शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के उत्तर में, ऊपर में कितने हैं, 18 गढ़ हैं, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ हैं। तो ये 18 कितने हो गए, 36 हो गए। तो इसी छत्तीसगढ़ के 36 किला बनवाने के कारण हैबिट और चिस्म ने क्या कहा, इसका नाम बन गया छत्तीसगढ़, ठीक। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का नामकरण। हमको याद रखना है, पहले छत्तीसगढ़ बना क्या, कौशल, फिर दक्षिण कौशल, फिर महाकौशल, फिर छत्तीसगढ़, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो महाकौशल है, इसको महाकौशल क्यों बोला गया, क्या आप बता सकते हैं कि महाकौशल क्यों बोला गया है। देखिए महाकौशल बोलने के पीछे में ऐसा कोई अभी तक तो कोई प्रूफ आया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था, मान्यता था कि जो बहुत बड़ा शहर होता था या बहुत लैंड एरिया वाला होता था जगह, जहाँ महा मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो जैसे कि महानदी है ना, वैसे ही महानदी क्या है, हमारा बहुत बड़ा है, जीवन रेखा है हमारे छत्तीसगढ़ की। तो वैसे ही महाकौशल, कौशल प्रदेश बहुत बड़ा होने के कारण इसका नाम महाकौशल पड़ गया, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में पहली बार कहाँ कहाँ हुआ, ये हमको कैसे पता चलता है, ठीक। साहित्य में सबसे पहली बार दलराम राव ने अपने साहित्य में लिखा था। ये दलराम राव कौन है, दलराम राव कौन है, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ है, सभी को लोकेशन पता है, मैप में मैंने आपको दिखा दिया है। खैरागढ़ श्री खदान गंडई अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसी खैरागढ़ के चारण कवि थे। किसके, खैरागढ़ के राजा कौन थे, लक्ष्मी निधि राय। कौन थे, लक्ष्मी, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है, ठीक है। तो राजा लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि कौन थे, दलराम राव। पूछते हैं दलराम राव किसके दरबारी कवि थे, कौन है ये, लक्ष्मी निधि राय के। तो 1486 में इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आते हैं, सबसे प्रथम बार, अगर आपसे पूछेगा प्रथम बार छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग या शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दलराम राव ने किया। द्वितीय बार किसने किया, दूसरी बार क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग द्वितीय बार किसने किया है, तो याद रखना किसने किया है, गोपाल मिश्र ने किया है। गोपाल मिश्र ने 1689 में अपनी पुस्तक खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, 1689 में। अब देखिए सबसे पहली बार तो इन्होंने किया दलराम राव ने, द्वितीय बार किया किसने, गोपाल मिश्र ने,
फिर उसके बाद में 150 वर्ष बाद 150 ईयर्स आफ्टर 150 ईयर्स कौन आए? बाबू रेवाराम आए, बाबू रेवाराम कायस्थ। इन्होंने अपने ग्रंथ विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ये भी पूछते हैं विक्रम विलास किसकी रचना है, तो याद रखना है बाबू रेवाराम कायस्थ की। याद रखना खूब तमाशा जो है वो एक बुक है, पुस्तक है, और विक्रम विलास जो है वो ग्रंथ है। ठीक है, फिर आगे चल के लोगों ने क्या कहा? छत्तीसकुरी कहा। छत्तीसकुरी, छत्तीसगढ़ को जो उन्होंने नाम दिया था वो क्या दिया था? छत्तीसकुरी। अब इस कुरी का मतलब क्या है? उनका कहना था ये कुरी का मतलब होता है कुल। कुल मतलब क्या होता है? गोत्र, क्षत्रिय, है ना। तो छत्तीसकुरी, तो छत्तीसकुरी 36 कुल के लोग यहाँ निवास करते थे, छत्तीसगढ़ में निवास करते थे 36 के लोग, 36 कुल के लोग, इसलिए इसको छत्तीसकुरी बोला गया और 36 से बन गया ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए 36 कुरियों का नाम। अब ये जो 36 कुरी का नाम है, ये 36 कुरी का नाम आपको कहाँ मिलेगा? ऐसा नहीं है कि ये सब बोला जाता था, सच में ऐसा था। तो 36 कुरियों के नाम कर्नल टाड और कविचंद बरदाई ने गिनाए हैं। 36 कुरियों के नाम, 36 कुल, कौन कौन से 36 कुल हैं वो, कौन कौन से 36 कुल हैं जो निवास करते थे, कुरी थे, वो निवास करते थे, उसके बारे में पूरे इसको कर्नल टाड और कविचंद बरदाई ने उसको पूरे गिना के लिख के दिए हैं। ठीक, अब देखिए, अब हेनसॉन्ग जी जब आए थे तो उन्होंने सिर्फ उतना ही नहीं लिखा था, बहुत सारी डिटेल्स लिखे थे। तो हम जब रिलेट कर सकते हैं कि प्राचीन इतिहास को हम छत्तीसगढ़ का कैसे बताएंगे, तो इन्होंने क्या लिखा था अपने डायरी में, किसने? हेनसॉन्ग ने, कि छत्तीसगढ़ जो दक्षिण कोसल एरिया है वहाँ कौन है? मौर्य अशोक है ना। दक्षिण कोसल की राजधानी में मौर्य अशोक ने क्या बनवाए थे? स्तूप और इमारतों का निर्माण किया था। किसने? दक्षिण कोसल में मौर्य अशोक ने। किसने? मौर्य अशोक ने बहुत बड़े बड़े स्तूप और इमारतों का निर्माण किया था। ये किसने बताया है? हेनसॉन्ग ने बताया है। ठीक है, मौर्य के धर्म लेख में, ठीक है, मौर्य अशोक के धर्म लेख में ये किसका वर्णन करते हैं? सरगुजा जिला का वर्णन करते हैं। आप सभी समझ जाएंगे कि सरगुजा जिला कहाँ पर है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला है। देखिए हम कौन से जगह के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये सरगुजा, ये वाला एरिया है ना। ये क्या हो रहा है? ये सरगुजा एरिया। ठीक है, इस सरगुजा एरिया में आपको सबसे प्राचीन क्या देखने को मिलेगी? सबसे प्राचीन नाट्यशाला देखने को मिलेगी। इसी सरगुजा के बारे में हेनसॉन्ग ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए हेनसॉन्ग हम कितना बार बोल रहे हैं। ये देखिए हेनसॉन्ग चाचा जी आ रहे हैं यहाँ पर। ये है हेनसॉन्ग। ये देखिए हेनसॉन्ग, आपको याद रहेगा ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे, इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि अभी भी आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में क्या है? कुछ पेन जैसा है, ये देखिए। और इनके हाथ में क्या है? यहाँ पर लिखने के लिए है। हमारे जैसे तो डायरी नहीं होता है, लेकिन लिखने के लिए यहाँ पर इनके हाथ में अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हेनसॉन्ग चाचा जी हैं। ठीक है, अब देखिए हेनसॉन्ग के धर्म लेख में किसका वर्णन है? सरगुजा जिला का है। सरगुजा जिला में क्या है? रामगढ़ है। रामगढ़ की पहाड़ी है। इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर ऐसा बोला जाता है, रामगढ़ की पहाड़ी पर क्या है? रामगिरी पर्वत है। ये महाभारत में ऐसा वर्णन है कि रामगढ़ की पहाड़ी में क्या है? रामगिरी पर्वत है। रामगिरी पर्वत में किसने? महाकवि कालिदास ने। तो रामगिरी का पर्वत है, इसी रामगिरी के पर्वत पे महाकवि कालिदास ने अपनी रचना किसकी? मेघदूत की रचना की थी। किसकी? मेघदूत की रचना की थी। मेघदूतम की रचना की थी यहीं पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? सरगुजा में है, ये आपको याद रखना है। तो रामगढ़ की पहाड़ी में आपको 2 गुफा देखने को मिलेगी। कौन कौन सी गुफा देखने को मिलेगी? एक है सीता बेंगरा गुफा, दूसरा है जोगीमारा गुफा। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ पर है? रामगढ़ में है। देखो
आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो कि देखो, जो आप नए नए स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हर चीज़ लर्न करने में प्रॉब्लम होता है ना। तो राम से याद रखना, राम सीता, ठीक है। तो रामगढ़ में क्या है, सीता। राम और सीता एक साथ रहते थे वनवास में, तो रामगढ़ की पहाड़ी में क्या है, राम सीता, तो रामगढ़ और सीता बेंगरा। ऐसा बोला जाता था कि ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, रामगढ़ की जो पहाड़ी है इसमें राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों यहाँ रहते थे। ये सांस्कृतिक रंगमंच का सांस्कृतिक रंगमंच है। ये क्या है, सीता बेंगरा की गुफा सांस्कृतिक रंगमंच है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दिखता कैसा है। ये देखिए, ये है सीता बेंगरा की गुफा। ये कहाँ पर है, रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ में ये सीता बेंगरा की गुफा है। यहाँ राम जी, लक्ष्मण, सीता माता यहाँ पर कुछ समय रुके थे, ऐसा बोला जाता है ना। तो और इसके बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। सीता बेंगरा की जो गुफा है ना, ऐसा बोलते हैं कि इसका जो प्रवेश द्वार है, ये देखो, ये जो प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रवेश द्वार है वह उत्तरी भाग में, इसके प्रवेश द्वार के उत्तरी भाग में गुफा के छत के नीचे, ये जो गुफा है इसके छत के नीचे पाली भाषा में, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, पाली भाषा में 2 पंक्तियाँ उत्कीर्ण की गई है ना। पाली भाषा में 2 पंक्तियाँ लिखी गई हैं। कितनी, 2 पंक्ति लिखी गई है इसमें। आदि पयंती हृदयम सभावगरु कवयो ये रातयम दुले अवसंतिया हासावनुभूते कद स्पितम एवं अलंगिति। इसका मतलब क्या है कि इन पंक्तियों से स्पष्ट ये होता है कि जो गुफा है ना, ये जो गुफा है ये किसी साधु संत के तपस्या करने का जो स्थान था ये नहीं था। यहाँ पर बैठ के साधु संत लोग तपस्या नहीं करते थे, है ना, तपस्या नहीं करते थे। तो ये कौन सी जगह थी, तपस्या करने का स्थान नहीं था, ये रंगमंच था। क्या था, ये रंगमंच था, जहाँ पर क्या होता था, सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था, डांस, नाच गाना ये सब होता था, है ना। सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था, सांस्कृतिक रंगमंच था, सांस्कृतिक एवं कलात्मक, अपनी कला का प्रदर्शन होता था यहाँ पर, कला के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक क्या था, रंगमंच था। ये है एशिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना क्या है, नाट्यशाला है। हमने अभी देखा कि इसको नाट्यशाला क्यों बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन है, तो सीता बेंगरा की गुफा है, ये आपको याद रखना है। इसी सीता बेंगरा के जस्ट अपोजिट साइड में है ना, जस्ट सामने 10-12 मील की दूरी है, वहाँ पर क्या है, जोगी मारा की गुफा है। कौन सा है, जोगी मारा की गुफा। इसका जो एंट्रेंस है जोगी मारा की गुफा, ये ईस्ट की तरफ है। सेम इसी जैसे हम सीता बेंगरा की गुफा हमने देखा, सेम वैसे ही जोगी मारा की गुफा है। और इस जोगी मारा की गुफा का ही एक अलग महत्व है ना। देखो, इसका एक स्टोरी है। कौन है, इसमें एक देवदासी थी, कौन, सुतनुका। सभी ने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, कुछ नया स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। सुतनुका और कौन थे, देवदीन। सुतनुका और देवदीन। सुतनुका क्या करती थी, देवदासी थी। आप सभी को पता होगा देवदासी किसे कहते हैं। तो ये कौन थी, देवदासी थी। और ये जो देवदीन था ये क्या था, कलाकार था। देवदीन क्या था, कलाकार था। ये वाराणसी का रहने वाला था। वाराणसी पहले ज़माने में होता था, आप सभी ने देखा है ना कि उस ज़माने में तो एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ भी नहीं थे, टिकटॉक वगैरह रील्स ये सब तो चलते नहीं थे। तो उस ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, कलाकार लोगों को बुलाते थे डांस नाच गाना करने के लिए, है ना। तो ये जोगी मारा की गुफा को क्या कहते हैं, वरुण मंदिर कहते हैं। ये वरुण मंदिर जो शब्द है ये भारत की चित्रकला, कौन सी, भारत की चित्रकला पुस्तक, भारत की चित्रकला पुस्तक है। इसमें इस जोगी मारा गुफा को क्या बोला गया है, वरुण मंदिर बोला गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम में कि वरुण मंदिर किसे कहते हैं, तो वरुण मंदिर कौन सा है, जोगी मारा की गुफा है, ठीक है। भारत की चित्रकला पुस्तक में, बुक में ये लिखा गया है कि ये जो जोगी मारा गुफा है वो क्या है, वरुण मंदिर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग वापस ये डांस करने की तरफ, ठीक। अब ये जो सुतनुका है, सुतनुका और देवदीन है, ये आप को रिलेट कर पाएंगे किससे, आमी जे तुम्हार
सुधुजे तुमा। अब देख, मेरा आवाज़ उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी आप ये गाना सुनते हैं तो आपको दो कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। कौन से कैरेक्टर्स? एक मंजुलिका है ना, एक मंजुलिका, और जो डांस करते रहता है वो, सॉरी मुझे उसका नाम पता नहीं है, जो डांसर रहता है उसका वो स्टोरी जो चलता है ना, आप सभी ने देखा होगा, भूल भुलैया मूवी उसमें है। तो ये वैसे ही सेम रोल किसका था? सुतनुका का था। ये क्या थी? देवदासी थी, और ये जो देवदीन था ये डांसर था, कलाकार का, है ना, डांस वगैरह करता था। इन दोनों मिलके क्या करते थे? एंटरटेनमेंट करते थे। तो ये दोनों क्या हो गया, इनका एक दूसरे को इन लोग पसंद करने लग गए, लव अफेयर हो गया। ठीक, अब क्या हुआ? अब इस सुतनुका के बारे में तो डिटेल स्टोरी पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसकी डेथ हो गई होगी, या ये दोनों बिछड़ गए होंगे, है ना। तो बिछड़ने के कारण ये देवदीन जो है वो क्या बन गया? देवदास बन गया। ठीक, ये मेरा स्टोरी है भाई, अब लर्न करने का। तो जो देवदीन है वो क्या बन गया? देवदास। हम किसी भी पर्सन को देवदास क्यों बोलते हैं? जब वो किसी की याद में रोने लगता है, उदास रहने लगता है, तो उसको हम देवदास बोल देते हैं। वैसे ही ये जो सुतनुका के जाने से, इसके वियोग से, ये जो देवदीन है वो देवदास बन गया था। अब ये देवदास वाली हरकतें करने लगता था। अभी कौन सी हरकतें हैं बताइए ज़रा। देखिए, जब भी हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जैसे मान लो हम कोई गुफा में गए जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक, कोई भी जगह आप ले सकते हो, माउंटेन रीजन है, जैसे खल्लारी हो गया, यहाँ सब आप जाते हैं, मंदिर है, डोंगरगढ़ हो गया, तो बड़े बड़े चट्टान आपको दिखते हैं, है ना। तो इसमें जनरली आपको बड़े चट्टान देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? राजेश, संग या लव, सुनीता, ऐसा टाइप सा ये लोग लिख के जाते हैं, है ना। अपने प्यार का इजहार ऐसा लिख के करते हैं जो कुछ लोग रहते हैं वो। तो जो हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको भी लोग ख़त्म कर देते हैं ना, कि जहाँ देखने को मिलता है वो सब ऐसे ही देखना है। फिर एक्स, लव्स, वाई ऐसा करके देखने को मिलता है। तो ऐसे ही टाइप का, है ना, ये जो देवदीन है देवदास बन गया था। तो ऐसे ही टाइप का इसने क्या किया? जोगी मारा की गुफा में मैं रमता जोगी होए होए ओए होए करके ये जोगी बन गया था, है ना। तो जोगी बनते बनते क्या किया? ये जोगी मारा की गुफा में इसने पाली लिपि में कुछ अपने दिल की बातें लिखी सुतनुका के लिए। किसके लिए? सुतनुका के लिए, ताकि ये दोनों, इनकी जो स्टोरी है वो अमर हो सके। कोई भी यहाँ पर आए, कोई भी देखे फिरे तो घूमने आए तो इनके बारे में जान सके, है ना। अब देखते हैं कि इसे इन्होंने लिखा क्या था। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, बट ये जो हम देख सकते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है? देवदीन के द्वारा लिखा गया है सुतनुका के लिए। ये कौन से लैंग्वेज में है? ये पाली भाषा में है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में है? पाली भाषा में है। और इसमें 5 पंक्ति लिखी गई है। ठीक, 5 पंक्ति लिखी गई है, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, लेकिन ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये सुतनुका के बारे में है। मैं रमता जोगी करके इन्होंने सुतनुका के बारे में लिख दिया है, ताकि इनका प्यार जो है वो अमर रहे और आगे चल के लोग इनके बारे में जाने। और आप देख ही सकते हैं कि आज हम इसके बारे में पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना, हम सभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये इनका बहुत ही फेमस लव स्टोरी है। ठीक, तो सुतनुका और देवदीन का स्टोरी ऐसा था। तो आप सभी कब कहीं भी जाते हैं तो ऐसी हरकत ना करें। ये सुतनुका और देवदीन का स्टोरी था। ठीक है, इसमें आपको यक्ष, किन्नर और देवी देवता के चित्र भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्राचीन छत्तीसगढ़ में ये इम्पॉर्टेंट है। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है, जोगी मारा की गुफा कहाँ है, याद रखना। रमता जोगी करके जो देवदीन है वो उदास हो गया था। उदास होने के बाद में इसने सुतनुका के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, 5 पंक्तियाँ लिखी हैं। ये 5 पंक्तियाँ हमको कैसे देखने को मिलता है, थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये जो 5 पंक्ति है, शुतनुक नम देवदार्श शक्ये तकम मतिये थम वलम शेये देवदिने नम लुप दखे। ये 5 जो लाइन है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 5 लाइन है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे किसके बारे में? प्री हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। ये हम डील करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक इतिहास
प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, कौन कौन से हमको एविडेंसेस मिले हैं, ये हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए कि मैं शॉर्टकट तरीके से, अभी तो ये सिर्फ ओवरव्यू है ना, तो मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी चीज़ों को लर्न करने के लिए, और आपको पूरे ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा तो आगे की वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी। खैर वीडियो तो आएगा ही, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। ओके, थैंक यू।